नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 4 की। इतिहास का अध्याय 4 जिसका शीर्षक है मुगल साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इस रोचक सफर पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस अध्याय की शुरुआत करें, मैं आपके सामने एक इंट्रोडक्शन आपसे शेयर करना चाहूँगा इस अध्याय का, जिससे कि हमें यह जानकारी मिल जाए कि इस अध्याय में वह क्या कुछ है जो हम आज देखने और समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल वंश की। मुगल वंश की बात करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि मुगल जो थे वह दो महान शासक वंशों के वंशज थे, है ना। हमें यह जानने का मौका मिलेगा कि वह माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के जो मंगोल शासक थे ना, जिनका नाम है चंगेज खान, है ना, जिनकी मृत्यु 1227 में हुई थी, उनके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वह ईरान, इराक जो कि वर्तमान में तुर्की है, वहां के शासक जो कि तैमूर है ना, उनके वंशज थे, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी। इसके बाद में हमें मुगल वंशावली देखने को मिलेगी एक चित्र के माध्यम से। तैमूर, मीरा शाह जो कि बाबर के लकड़दादा थे, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा जो कि बाबर के परदादा थे, अबू सैद जो कि बाबर के दादा थे, फिर उमर शेख जो कि बाबर के पिता थे, फिर खुद बाबर और फिर उसका बेटा हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन सभी के विषय में हमें इस अध्याय में जानने का मौका मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे मुगल सैन्य अभियानों के विषय में, है ना। हम ये जानेंगे कि बाबर ने 1526 में दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको पानीपत के युद्ध में हराया था अपनी तुलगामा युद्ध नीति का उपयोग करके। यह क्या है, इसके विषय में भी हम जानेंगे। इसके बाद में हम जानेंगे मुगल सम्राटों की कुछ प्रमुख अभियान उनके और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं, है ना। बाबर, हुमायूं, शेर खान यानी शेर शाह सूरी, अकबर, इन सब के विषय में हम इस अध्याय में जानेंगे। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि। फिर हमें जानने का मौका मिलेगा मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि मुगल जो थे ना दोस्तों, उन्होंने अनेक राजवंशों के खिलाफ अभियान चलाए और अनेक लोग डर भी गए, और डर से यानी भय से या फिर संरक्षण के लिए उन्होंने मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। और इतना ही नहीं, फिर उन्हें उच्च पद भी दिए गए। पराजित करने के बाद मुगलों ने किसी को अपमानित नहीं किया। शिवाजी को औरंगजेब द्वारा अपमानित करना एक अपवाद है। इसके बाद में दोस्तों जिक्र आता है इस अध्याय में मनसबदार और जागीरदारों का, है ना। दोस्तों, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह जो थे, वह उन्हें हम मनसबदार के नाम से जानते हैं। अब ये मनसबदार शब्द का प्रयोग इस अध्याय में किन के लिए हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे लोगों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत या फिर पद मिलता है, उन्हें हम कहते हैं इस अध्याय में मनसबदार। और भी विस्तार से हम इस अध्याय में इसके बारे में जानेंगे। फिर हमें जानने का मौका मिलेगा जब्त और जमींदार। दोस्तों, मुगलों की आमदनी का जो मुख्य स्रोत था ना, वह था किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व, है ना। अब ये तो किसानों द्वारा जो कुलीन यानी कि जो मुखिया होते थे, सरदार होते थे, उन्हीं के माध्यम से दिया जाता था, है ना। और मुखिया या सरदार को ही कहा जाता था जमींदार। इसके बाद में हमें अकबरनामा और या फिर आईन अकबरी का जिक्र भी इस अध्याय में देखने को मिलेगा, है ना। अबू फजल के द्वारा लिखा गया है ये। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अकबर की नीतियों के विषय में इस अध्याय में, ठीक है ना। दोस्तों, अबुल फजल की जो अकबरनामा है ना या फिर आईन अकबरी, उसमें हमें विशेष रूप से अकबर की नीतियों का एक विस्तृत वर्णन या विस्तृत विवरण प्राप्त होता है, वह हम इस अध्याय में जानेंगे। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात का मुगल साम्राज्य कैसा था, यह भी हमें इसी अध्याय में जानने को मिलेगा। और इसके अलावा मुगलों के समकालीन शासकों के विषय में हम इस अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह परिचय इस अध्याय का पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अब हम देर नहीं करेंगे, तो चलिए
बढ़ते हैं आगे इस अध्याय में और शुरू करते हैं इस अध्याय को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अध्याय का शीर्षक है मुगल साम्राज्य। दोस्तों, इस अध्याय का ये जो पहला पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें हमें यही बताया गया है कि जो समय था मध्यकाल का, है ना। देखिए, इस पैराग्राफ की शुरुआत ही मध्यकाल से हो रही है। इस समय में दोस्तों एक बहुत बड़ी क्या थी, आप समझिए कि चुनौती समझिए कि उस समय कोई भी शासक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा नहीं कर पाता था, वो भी लंबी समय अवधि के लिए, यानी लंबे समय तक के लिए, है ना। किसी भी शासक के लिए इस भारतीय उपमहाद्वीप पर, इस बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर पाना, शासन कर पाना लंबे समय के लिए बिल्कुल भी सरल नहीं था। और इसके पीछे का कारण थी यहाँ की विविधताएं, अलग अलग प्रकार के लोगों का यहाँ पर वास होना, निवास होना, है ना, और अलग अलग संस्कृतियां, है ना। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। और इसके विपरीत जाकर के जो मुगल थे दोस्तों, उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। कौन से कार्य को? अपने साम्राज्य की न सिर्फ उन्होंने स्थापना करी दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने लंबी समय अवधि तक के इस भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। दोस्तों, 16वीं सदी का यहाँ पर जिक्र आता है। तो जब 16वीं सदी का उत्तरार्ध था, यानी 16वीं सदी जो थी वह अपने अंत की ओर आगे बढ़ रही थी, तो मुगल जो थे उन्होंने दिल्ली और आगरा यहाँ से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और 17वीं शताब्दी जब आई, तब तक उन्होंने पूरे के पूरे महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक है। दोस्तों, मुगलों का जो प्रशासन था, है ना, प्रशासन का जो ढांचा है, और जो भी उन्होंने अपने शासन के दौरान शासन संबंधी विचार दिए, जो नीतियां चलाई, जो कुछ भी किया, वो आप समझिए कि एक प्रकार से राजनैतिक धरोहर है। आज भी वर्तमान में भी उसका उपयोग जो है वह किया जाता है ना। आप इमारतों को ले सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जो आज भी जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वह जब स्वतंत्रता दिवस आता है ना दोस्तों, तब मुगल शासकों का जो निवास स्थान कहलाता है, जो है दिल्ली का लाल किला, वहां की प्राचीर से जो है राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह देखिए, चित्र में जो आप देख रहे हैं, यह लाल किला है ना। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि मुगल कौन थे। तो दोस्तों, मैंने आपको इस अध्याय की शुरुआत में हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया था, इस विषय में बताया था कि मुगल जो थे दोस्तों, वो दो महान शासक वंशों के वंशज थे, है ना। एक है तैमूर और एक में जिक्र आता है चंगेज खान का। तो दोस्तों, मुगलों की अगर हम बात करें ना, तो वह माता की ओर से एक मंगोल शासक था चंगेज खान, ठीक है ना। ये कौन था? ये वह शासक था जिसने चीन और मध्य एशिया, देखिए इस पैराग्राफ में यहाँ पे जिक्र है, चीन और मध्य एशिया के जो कुछ भाग थे वहां पर ये उस समय राज करता था, और उसके ये उत्तराधिकारी थे मुगल माता की ओर से, है ना। लेकिन वहीं पे अगर हम पिता की बात करें, तो पिता की ओर से वो जो वर्तमान में जो तुर्की है ना, उस समय ईरान और इराक, तो वहां का जो शासक था जिसका नाम है तैमूर, उसकी मृत्यु हो गई थी 1404 में, उसके वंशज थे। लेकिन दोस्तों, मुगलों ने कभी भी अपने आप को चंगेज खान का वंशज कहलाना पसंद नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया दोस्तों, क्योंकि जो चंगेज खान था ना, उससे जो जुड़ी हुई यादें थी, जो स्मृतियां हैं, जो बातें थी, वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, है ना। सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। और यही जो स्मृतियां थी दोस्तों, ये मुगलों के जो प्रतियोगी हुआ करते थे उस समय, जिन यहाँ पे इनका जिक्र आता है उज़्बेक, है ना, इनके विषय में भी जानेंगे, उनसे भी संबंधित थी। तो इसीलिए अब वो किसका वंशज होना पसंद करेंगे? तैमूर का, है ना। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि तैमूर ने दिल्ली पर एक समय में कब्जा कर लिया था। कब? जब समय था 1398 का, ठीक है। अब दोस्तों, इस चित्र को देखिए, यह चित्र आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं, ये है तैमूर, ठीक है। और तैमूर के दाईं ओर, यानी यहाँ पर इस चित्र को देखिए, यह है कौन? मीरन शाह, जो कि बाबर थे ना, उनका लकड़दादा।
मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और ये है अबू सैद। अबू सैद, अबू सैद कौन थे? बाबर के दादा थे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये है सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, जो कि बाबर के परदादा है, ठीक है। और ये है बाबर के पिता उमर शेख, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये जो है, ये है बाबर, अकबर और औरंगजेब, है ना। ये बाबर, अकबर और औरंगजेब। और बाईं ओर अगर उसी क्रम में आप बाईं ओर अगर आप देखेंगे उसी क्रम में, तो ये है हुमायूं, ये है जहांगीर और ये है औरंगजेब। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक ही तस्वीर में इन्होंने जो है अपनी वंशावली को बताने का प्रयास किया है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर जिक्र होगा मुगल सैन्य अभियानों के विषय में। चलिए जानते हैं दोस्तों। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो हुआ था 1526 में, है ना। और बाबर का जब जिक्र आता है तो हमें समय याद आता है 1526 से 1530 के बीच का। बाबर एक प्रथम मुगल शासक, आप जिसको प्रथम मुगल शासक के नाम से जानते हैं, है ना, इस उपमहाद्वीप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि 1494 में फरगाना राज्य का उसने उत्तराधिकार को प्राप्त कर लिया था, ठीक है ना। अभी मैं बाबर के बारे में और विस्तार से थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। तो मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी, जो इनके प्रतियोगियों के विषय में जिनका जिक्र आता है, वो है उज्बेक, है ना। तो उज्बेकों का जो आक्रमण हुआ, उससे क्या हुआ कि उसको, बाबर को जो थी अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ गई थी, और अनेक वर्षों तक उसने भटकाव था, मतलब वो भटक रहा था अनेक वर्षों। उसके बाद में 1504 आया, और जब उसने क्या किया, काबुल पर कब्जा कर लिया। दोस्तों काबुल के विषय में भी हमें इस अध्याय में जानकारी मिलेगी, सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से दूंगा, बस आप बने रहिए इस वीडियो में। कोई भी ऐसा शब्द इस अध्याय में नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ हम समझेंगे, है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इस वीडियो को समझिएगा। और फिर जिक्र आता है दोस्तों 1526 का। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत में हरा दिया था। जिस युद्ध नीति का उपयोग किया था वो थी तुलगामा युद्ध नीति। उस युद्ध नीति में क्या होता था दोस्तों, इस चित्र को आप देखिए यहाँ पर ऐसे तोप, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बाबर वह पहला शासक था जिसने इस उपमहाद्वीप में तोपों का इस्तेमाल युद्ध में पहली बार किया था। इस प्रकार से तोप को रख दिया जाता था और इसके इर्द गिर्द ऐसे सैनिक इकट्ठा हो जाया करते थे, है ना। और मैं आपको बता दूं कि बहुत कम सैनिकों ने बहुत ज्यादा सैनिकों को इसी युद्ध नीति से उस समय हराया, है ना। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग मैं आपसे कहूंगा कि 15,000 सैनिक थे, है ना। और बाबर के और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसमें लगभग 1.5 लाख सैनिक थे। तो 15,000 सैनिकों ने 1.5 लाख सैनिकों को हराया इसी युद्ध नीति का प्रयोग करके, है ना। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसे तुलगामा या फिर तुगलुमा युद्ध नीति कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब यहां पर जिक्र है दोस्तों एक तालिका का, जो है ये। इसमें सबसे पहले हमें बाबर के विषय में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों जब बाबर का जिक्र हुआ है तो मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद यानी बाबर मुगल साम्राज्य में संस्थापक और पहले शासक थे। इनका जन्म वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, और मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी दोस्तों बाबर को ही माना जाता है। 1504 ईस्वी में काबुल और 1507 ईस्वी में कंधार को इन्होंने जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर बाबर ने 5 बार आक्रमण किया। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घग्गर जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया। 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों जिक्र आता है हुमायूं का।
तो इनके विषय में भी मैं आपको बता दूं दोस्तों हुमायूं एक मुगल शासक थे। प्रथम मुगल सम्राट बाबर के पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं 6 मार्च 1508 से 27 जनवरी 1556 इनका कार्यकाल समझ लीजिए। यद्यपि उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक, बहुत वर्षों तक नहीं रहा, लेकिन मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का योगदान है। दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जो जायदाद थी उसका बंटवारा किया था और प्रत्येक भाई को दोस्तों उस समय एक एक प्रांत मिल गया था। हुमायूं का जो भाई था मिर्जा कामरान, है ना, उसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण ही हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने दोस्तों फीका पड़ गया था। फिर यहीं पर जिक्र आता है शेर खान का, है ना, शेर शाह सूरी का। इसने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज में। ठीक है, ये 2 बड़ी हारों के बाद जो है ईरान की ओर भाग गया कौन? हुमायूं। और इसके बाद ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली थी। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन उसके अगले ही साल दोस्तों इस इमारत में सीढ़ियों से उतरते समय अपनी ही पोशाक में पैर अटक कर गिर जाने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हुमायूं के बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों अकबर की। तो अकबर के बारे में मैं बता दूं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर आजम यानी अकबर महान के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा उसे शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसीरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। आपकी किताब में यहाँ पर आप देख सकते हैं अकबर का जिक्र किया गया है 1556 से 1605 के मध्य। पूरी जानकारी हम विस्तार से पढ़ेंगे। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर दोस्तों सम्राट बन गया। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है ना। अब वो 3 अवधियां कौन कौन सी है दोस्तों? तो सबसे पहली अवधि आती है 1556 से 1570 के मध्य की। ठीक है ना दोस्तों, इस समय क्या हुआ था कि अकबर स्वतंत्र हो गया था बैरम खान से। ठीक है ना, वो उसका संरक्षक था। ठीक है ना, उसने सूरी और अन्य अफगानों जो कि उसके निकटवर्ती राज्य जैसे कि मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेला भाई यानी उसका सौतेला भाई जो था मिर्जा हाकिम, है ना, और उज्बेक, आप जानते हैं कि ये मुगलों के शुरू से ही क्या रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं। हमने ऊपर इनके बारे में देखा था। ठीक है ना, उनको दबाने के लिए इसने अनेक सैन्य अभियान चलाए। ठीक है, 1568 का भी यहाँ पे जिक्र आता है दोस्तों। इसमें उसने सिसोदियों की जो राजधानी थी चित्तौड़ और 1569 में रणथंबोर पर कब्जा कर लिया था। चित्तौड़, रणथंबोर, इसके विषय में भी इस अध्याय में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी जब हम एक मैप को यानी कि एक नक्शे को देखेंगे तब। फिर जिक्र आता है दोस्तों 1570 से 1585 के मध्य का। 1570 से 1585 के मध्य में दोस्तों अकबर ने गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए। बहुत सारे सैनिक अभियान हुए और इन अभियानों के पश्चात उसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा यहाँ पर भी अपने अभियान चलाए। जिक्र आ रहा है दोस्तों 1580 का। तो 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल यहाँ पर कर दिया था इन सभी अभियानों को जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में चलाए जा रहे थे। फिर अंतिम जो अवधि है वो है 1585 से 1605 के मध्य में। तो दोस्तों इसमें इस समय अकबर के साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ था, बहुत सारे अभियान चलाए गए थे। यहाँ पे बताया गया है उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए थे। ठीक है ना, जो विद्रोह कर रहे थे जिनका जिक्र हमने किया जैसे सफाविद, उनको हरा दिया था। कांधार पर भी अकबर ने जो है अपना कब्जा कर लिया था, है ना, शासन वहां करने लगा था। कश्मीर को भी उसमें जोड़ लिया था। मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में काबुल को भी वह अपने राज्य में मिला लेता है ना। इसीलिए तो इसे हम अकबर महान के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है ना। दक्कन में अगर मैं बात करूं तो जो अभियानों की शुरुआत हुई थी, बरार, खानदेश, अहमदनगर, इसके कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में दोस्तों मिला लिया था। और जो इसके शासन के अंतिम वर्ष थे, है ना, यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, इसमें अकबर की जो सत्ता थी वो राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई थी। ठीक है ना। और दोस्तों सबको पता है कि यही सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाया। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों जहांगीर की। तो मैं आपको जहांगीर के बारे में बता दूं कि जहांगीर दोस्तों अकबर के सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। मुराद और दानियाल इनके छोटे भाई थे।
मुराद और दानियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से दोस्तों मर चुके थे। जहांगीर का पहला विवाह 1585 में हुआ मानबाई से, है ना, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मानसिंह की बहन थी। जहांगीर के बारे में और अगर हम देखें तो किताब में दिया हुआ है कि अकबर के सैन्य अभियानों को इसने आगे बढ़ाया, ठीक है ना। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह, है ना, मुगलों की सेवा ने स्वीकार कर ली इन्होंने, और इसके बाद सिखों, अहमों, अहमदनगर के खिलाफ कई सारे अभियान चलाए गए जो पूरी तरह से दोस्तों सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में, अंतिम सालों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया था, उसने विद्रोह कर दिया। जैसा कि जहांगीर ने किया था अपने पिता के समय, ठीक वैसा ही इसके पुत्र शाहजहां ने भी विद्रोह कर दिया। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, है ना, उसने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो सारे के सारे प्रयास असफल रहे। फिर जिक्र आता है शाहजहां का, है ना, 1627 से 1658 के मध्य की कहानी है। शाहजहां पांचवा मुगल शहंशाह था दोस्तों। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय थे, लेकिन इतिहास में उनका नाम केवल इसी कारण से नहीं लिया जाता। शाहजहां का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने का यत्न किया। दोस्तों, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह कर दिया और वह पराजित भी हुआ। इसके बाद में दोस्तों अहमदनगर का जिक्र आता है ना। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुए। इस अभियानों में क्या हुआ, बुंदेलों की हार हो गई और ओरछा पर कब्जा कर लिया जाता है। उत्तर पश्चिम का जिक्र आता है। यहाँ पर बल्ख पर कब्जा करने के लिए जो उज़्बेक थे उनके विरुद्ध फिर अभियान हुए जो कि असफल रहे, और इसी के परिणाम से जो है दोस्तों कांधार जो है वो वापस से किसके हाथ में चला जाता है, सफाविदों के हाथ में चला जाता है। दोस्तों 1632 में क्या होता है कि अहमदनगर, है ना, उसको मुगलों के राज्य में मिला लिया जाता है और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह करने के लिए निवेदन कर देते हैं। फिर 1657 से 58 का जिक्र आता है जो कि अंतिम थे शाहजहां के शासनकाल के समय। उसमें उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के एक विवाद हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है और इसमें औरंगजेब जीत जाता है। दारा शिकोह समेत तीनों भाइयों को वह अपने मौत के घाट उतार देता है, मार देता है, और शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में ही कैद कर दिया जाता है। फिर समय आता है औरंगजेब का, है ना। दोस्तों मुहिउद्दीन मोहम्मद 3 नवंबर 1618 से 3 मार्च 1707, जिन्हें आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता है। इसका क्या अर्थ होता है, मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया शाही नाम, जिसका मतलब है विश्व विजेता। इस नाम से जाना जाता था। भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक औरंगजेब ही था। उसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु तक के चला था। आपकी किताब में देखते हैं 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हो गई थी दोस्तों, लेकिन उसने 1680 में उन्होंने फिर से क्या कर दिया था, अहोमों ने विद्रोह कर दिया था। फिर जिक्र आता है दोस्तों उत्तर पश्चिम का। तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे नाम दिया गया है यूसुफजई और सिखों का। इनके विरुद्ध दोस्तों उस समय जो है औरंगजेब द्वारा अभियान चलाए गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन अभियानों को जो सफलता मिली वो सिर्फ अस्थायी सफलता थी, है ना, यानी कि परमानेंट सफलता यहाँ पे इनको नहीं मिलती है। फिर बाद में जिक्र आता है मारवाड़ के राठौड़ों का, राजपूतों का। इन्होंने भी इस समय मुगलों के खिलाफ यानी कि औरंगजेब के खिलाफ जो है विद्रोह किए थे, ठीक है ना। और इस विद्रोह का कारण क्या था दोस्तों, इस विद्रोह का कारण था कि उनकी जो आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में क्या हुआ, मुगलों का हस्तक्षेप होने लग गया था। तो इसलिए फिर उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसके बाद में दोस्तों जिक्र आता है शिवाजी का, है ना, मराठा सरदार शिवाजी। इनके विरुद्ध भी मुगल अभियान प्रारंभ में तो सफल रहे, ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी का अपमान कर दिया था और शिवाजी आगरा में स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकल गए थे। इन्होंने शिवाजी को कैद किया था, ये भाग गए थे। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के लिए मतलब घोषित करने के बाद मुगलों के विरुद्ध फिर से अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिल गया था और सफाविद ईरान वह अंततः भाग गया था। दोस्तों फिर जिक्र आता है अकबर के विद्रोह के बाद का।
तो अकबर के विद्रोह के बाद औरंगजेब ने दक्कन के जो शासक थे उनके विरुद्ध अपनी सेनाएं भेजी थी। 1685 का जिक्र आ रहा है जहां पे उसने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया था। 98 में दोस्तों औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो कि छापामार पद्धति का उपयोग उस समय कर रहे थे उनके विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं कर दिया था और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठों विद्रोह का सामना करना पड़ा था। दोस्तों जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस नक्शे की, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर जिक्र आ रहा है सबसे पहले काबुल का, तो आइए समझते हैं काबुल के विषय में। दोस्तों यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं ना, उनमें जो महत्वपूर्ण नाम है मैं आपको उनके विषय में एक जानकारी दूंगा, छोटा सा इतिहास बताऊंगा ताकि ये नाम आपको स्मरण रहे। दोस्तों काबुल, इस शहर का इतिहास 3000 वर्ष पुराना है। इस दौरान यहाँ बाला भुर्टा शासक वंशों का शासन रहा। अपने सामरिक के कारण यह हमेशा मध्य एशिया का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। ईसा पूर्व 323 ईस्वी में यहाँ पर मौर्य वंश के कई शासकों का शासन हो रहा रहा जो कि 184 वर्ष तक रहा, 1504 ईस्वी। इसके बाद में दोस्तों जिक्र आता है श्रीनगर का। तो श्रीनगर एक और जहां डल झील के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर दोस्तों विभिन्न मंदिरों के लिए यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 1700 मीटर ऊंचाई पर बसा श्रीनगर विशेष रूप से झीलों और हाउस बोट के लिए जाना जाता है। श्रीनगर का इतिहास काफी पुराना है। माना जाता है कि इस जगह की स्थापना सम्राट अशोक मौर्य ने की थी। इसके बाद दोस्तों जिक्र आता है कश्मीर का। तो माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। कश्मीर के सभी मूल निवासी हिंदू थे। बाद में यह राज्य अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया था और जिक्र होता है 1756 का। तो वर्ष 1756 से अफगान शासन के बाद वर्ष 1819 में यह राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो जाता है। फिर जिक्र आता है दोस्तों लाहौर का। तो इसे पाकिस्तान के दिल के नाम से भी संबोधित किया जाता है लाहौर को, क्योंकि इस शहर का पाकिस्तानी इतिहास, संस्कृति और शिक्षा में अत्यंत विशिष्ट योगदान यहाँ पर रहा है। लाहौर शहर रावी और वाघा नदी के तट पर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। लाहौर का ज्यादातर स्थापत्य मुगल कालीन एवं औपनिवेशिक ब्रिटिश काल का है, जिसका अधिकांश आज भी सुरक्षित है। इसके बाद दोस्तों जिक्र आता है पंजाब का। दोस्तों पंजाब जो फारसी भाषा की उत्पत्ति है और भारत में तुर्की आक्रमणकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। पंजाब का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पांच पानी, मतलब अब है ना, यानी कि 5 नदियों की भूमि, जो इस क्षेत्र में बहने वाली 5 नदियों का संदर्भ देती है। अपनी उपज भूमि के कारण इसे ब्रिटिश भारत का भंडार गृह बनाया गया था। इसके बाद जिक्र आता है पानीपत का। दोस्तों पानीपत भारत के हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। यहाँ सन 1526, 1556 और 1761 में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे, जिसमें से एक का जिक्र हमने बाबर और इब्राहिम लोदी के संदर्भ में किया था। इसके बाद जिक्र आता है दोस्तों दिल्ली का। तो दोस्तों दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया है, जिसका समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया है। शायद 1316 ईस्वी तक यह हरियाणा की राजधानी बन चुकी थी। 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी, जिसमें खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश समेत कुछ अन्य वंशों ने शासन किया। इसके बाद जिक्र आता है दोस्तों मथुरा का। मथुरा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के निर्माण तथा विकास में मथुरा का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से ही दोस्तों रहा है। आज भी महाकवि सूरदास, संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद, चैतन्य महाप्रभु आदि से इस नगरी का नाम जुड़ा हुआ है। मथुरा को श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। फिर जिक्र आता है दोस्तों आगरा का। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था। आगरा मूल साम्राज्य
की चहेती जगह थी, मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज भी आगरा मुगल कालीन इमारतों जैसे ताजमहल, किला, फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से एक विख्यात पर्यटन स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। बाबर मुगल साम्राज्य का जो कि जनक है ना, हमने देख लिया उसके विषय में, ने यहाँ पर चौकोर यानी आयताकार और वर्गाकार बागों का निर्माण करवाया था। इसके बाद जिक्र आता है फतेहपुर सीकरी का। यह एक नगर है जो कि मुगल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने सन 1571 में बसाया था। आगरा जिला का एक नगरपालिका बोर्ड है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह यहाँ के मुगल साम्राज्य में अकबर के राज्य में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य भारत की राजधानी रही, फिर इसे खाली कर दिया गया, शायद पानी की कमी के कारण। यह सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी जो बाद में इसके आसपास खेरागढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बस जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जिक्र आता है चित्तौड़ का, है ना। तो चित्तौड़ के बारे में बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक नगर है। यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। भारत के महान वीर महाराणा प्रताप सिंह यहीं के राजा थे। इसे महाराणा प्रताप का गढ़ और जौहर का गढ़ भी कहा जाता है। इसके बाद में जिक्र आता है रणथंभौर का। इस दुर्ग का निर्माण राजा सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। राव हमीर देव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। फिर जिक्र आता है दोस्तों इलाहाबाद का। प्रयाग का इतिहास यानी कि इलाहाबाद का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जान पड़ता है जिस प्रकार सरस्वती नदी के तट पर प्राचीन काल में बहुत से यज्ञादि होते थे, उसी प्रकार आगे चलकर गंगा यमुना के संगम पर भी हुए थे, इसीलिए प्रयाग नाम पड़ा। यह तीर्थ बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है और यहाँ के जल से प्राचीन राजाओं का अभिषेक होता था। इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है। आगे बढ़ते हैं। जिक्र होता है पटना का। लोक कथाओं के अनुसार राजा पत्रक को पटना का जनक कहा जाता है। उसने अपनी रानी पाटली के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया। पुरातात्विक अनुसंधानों के अनुसार पटना का लिखित इतिहास 490 ईसा पूर्व से होता है, जब हर्यक वंश के महान शासक अजात शत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह या राजगीर से बदलकर यहाँ पर यानी पटना पर स्थापित की थी। फिर जिक्र आता है दोस्तों सिंध का। सिंध नदी के साथ सटा इलाका सिंध कहलाता है। सिंधु नदी के साथ सटा इलाका सिंध कहलाता है और 1947 में हुए भारत पाक बंटवारे के बाद यह जगह पाकिस्तान में चली गई। यह इलाका पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक बन गया। बंटवारे के बाद कई सारे सिंधी लोग बचकर भारत आ गए और यहां से कई मुसलमान सिंध में जाकर बस गए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब जिक्र आता है उत्तराधिकार की मुगल परंपराओं का। तो दोस्तों राजा का जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बनेगा। इस अधिकार को कहते हैं ज्येष्ठाधिकार। लेकिन मुगल इस अधिकार पे विश्वास नहीं करते थे, तो फिर वह क्या करते थे दोस्तों? मुगल में उत्तराधिकार जो था वह सभी पुत्रों में, राजा के सभी पुत्रों में, शासक के सभी पुत्रों में विभाजित कर दिया जाता था। इसे कहा जाता था सहदायात की मुगल या तैमूर वंशों की प्रथा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम अगर मुख्य रूप से कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि मुगल जो थे वह सहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाया करते थे, है ना। और इसमें उत्तराधिकार का जो विभाजन था वो सभी पुत्रों में कर दिया जाता था, यानी कि वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। इसके बाद में जिक्र आता है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध का, कि उनके अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे। तो दोस्तों उससे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बाईं ओर राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां, है ना। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है दोस्तों किसकी? जहांगीर की माँ का, है ना। जहांगीर की माँ जो थी वह कच्छवा की राजकुमारी थी, है ना। और वर्तमान में जो जयपुर है यानी कि अंबर, उसके राजपूत शासक की पुत्री थी। दोस्तों शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, है ना।
वह मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इससे आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे उदाहरण से, है ना, आगे और विस्तार से समझ पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि मुगल शासक जो थे वो अन्य शासकों के खिलाफ लगातार मतलब उनके विरुद्ध अभियान करते चले गए, है ना, और उनके खिलाफ जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल शक्तिशाली होते चले गए, है ना, और जब मुगल शक्तिशाली हुए तो कई शासकों ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वह हमें देखने को मिलता है कि कई शासकों ने, राजाओं ने जो है मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह किया और उच्च पदों को प्राप्त किया। ठीक है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों का यहाँ पर जिक्र होता है। ठीक है ना, ये लंबे समय तक के मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे थे, लेकिन जब वो हार गए थे तो उन्होंने क्या किया कि मुगलों ने फिर उनके साथ में सम्माननीय व्यवहार भी किया और उनकी जो जागीरें थी यानी उनका जो वतन था वो उनको वापस कर दिया। ठीक है, और अपमानित भी नहीं किया। पराजित करने के बाद में भी क्या होता था दोस्तों कि मुगल जो थे वह अपमानित नहीं करते थे किसी को। ठीक है ना, जब जिक्र होता है ना शिवाजी का, औरंगजेब का, तो वह सिर्फ एक अपवाद है। तो अगर इस हेडिंग को हम ध्यान से देखें, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, तो हमने इसको अगर हम समराइज करेंगे तो मुख्य रूप से हम 4 बातें यहाँ पर कह सकते हैं। क्या कि मुगलों ने अनेक राजवंशों के खिलाफ दोस्तों अभियान तो चलाए और अनेकों ने क्या किया, डर से यानी भय से संरक्षण के लिए मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया और उच्च पदों को प्राप्त किया। दूसरा ये कि सिसोदिया राजपूत जो थे, है ना, उनको मुगलों ने हराया और हराने के पश्चात जो है मुगलों ने उनके साथ में जो व्यवहार किया वो कैसा व्यवहार था, सम्माननीय व्यवहार था, है ना। उनको उनकी जो जागीर यानी वतन थी वो वतन जागीर के रूप में उन्होंने लौटा दिया। इसके बाद में तीसरा ये कि पराजित करने के बाद भी जो मुगल थे उन्होंने किसी को भी कभी भी अपमानित नहीं किया। मैंने आपको बताया कि शिवाजी और औरंगजेब की जो घटना है वह एक अपवाद है। इसके बाद चौथा रूप से हम ये कह सकते हैं, चौथा कि राजपूत कन्याएं जो हैं उनसे विवाह करवा दिया गया और राजवंशों से संबंध जो है वो स्थापित कर लिए गए। इसके बाद में अगली हेडिंग है दोस्तों मनसबदार और जागीरदार। समझते हैं मनसबदार और जागीरदार को। दोस्तों इसमें हमें यह देखने को मिलेगा कि मुगलों के सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे ना, उन्हीं को क्या कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। ठीक है ना, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि भैया जैसे जैसे साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्र सम्मिलित होते चले गए वैसे वैसे क्या हुआ कि मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के जो सदस्य थे उनको प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया था। अब अगर शुरुआत की बात करें, प्रारंभ की बात करें, तो जो ज्यादातर सरदार थे वो तुर्की यानी कि तुरानी हुआ करते थे। लेकिन अब इस छोटे से समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में जैसे ईरान, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों, ऐसे अन्य समूह को भी उसमें उन्होंने मिला लिया था, सम्मिलित कर लिया था। ठीक है ना, मनसबदार यही लोग कहलाए थे आगे चल करके। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे उन्हें ही मनसबदार के नाम से कहा जाने लगा। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई भी सरकारी हैसियत या पद मिलता था, जो मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था जैसे जिसके जरिए मिलता था, जैसे पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है ना दोस्तों, जिक्र जब आता है ना पद और वेतन का, तो वह जात की संख्या पर निर्भर करता था, पद और वेतन। ठीक है, जितनी अधिक संख्या होती थी उतनी ही ज्यादा प्रतिष्ठाएं बढ़ जाया करती थी, है ना, जात की, और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। यहाँ दाईं ओर आप देखिए जात की श्रेणियों के बारे में बताया गया है। इसको मैं आपके सामने पढ़ने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा आप। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। यहाँ पे हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जिसकी जितनी ज्यादा संख्या उसका उतना ऊंचा दर्जा, है ना। अकबर के शासनकाल में दोस्तों 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल की अगर बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया था। सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को दोस्तों सौंपे जाने लगे, है ना, और उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों का निरीक्षण, मतलब अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, है ना, अपने सैनिकों के घोड़ों को
दगवाते थे, है ना। दगवाने का अर्थ होता है कि भैया उन पे ये निशान लगवा दिया जाता था कि ये हमारे घोड़े हैं, है ना। और सैनिकों का पंजीकरण करवाया करते थे, और इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को जो है वेतन देने के लिए धन मिलता था। एकता का जिक्र आया था, है ना। आप जानते हैं एकतादारों के बारे में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे यही बताया गया कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में करते थे, है ना। इसे जागीर कहते थे, जो तकरीबन एकताओं के ही समान थी। लेकिन दोस्तों जो मनसबदार थे, है ना, वो मुक्तियों से भिन्न थे, इक्तादारों से भिन्न थे। वो अपनी जागीरों पर कभी रहा नहीं करते थे, है ना। वो तो अपनी जागीरों पर रहते थे, हमें पहले से पता, लेकिन ये नहीं रहा करते थे, और ना ही उन पर किसी भी तरह का प्रशासन करते थे। तो फिर उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार हुआ करता था, और यह जो राजस्व था दोस्तों, यह वह जो उनके नौकर थे ना, उनके लिए एकत्रित किया करते थे। और वो स्वयं किसी भी देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे किसी पद पर। अब यहाँ पर इस चित्र को देखिए, यह जो चित्र आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर गया उसका चित्र है, ठीक है। और इस चित्र को देखिए, यह जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये वाला चित्र, यह चित्र बता रहा है शाहजहां के राजकाल के एक ब्यौरे का चित्र है ये। यहाँ पर जहांगीर के समय में भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर जो है वो रिश्वत ले रहा है, और एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा दे रहा है। इसके बाद तो दोस्तों इस हेडिंग के अंतर्गत यानी मनसबदार और जागीरदार में हम क्या देख सकते हैं, मुख्य रूप से अभी हमने कुछ बातें देखी कि मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए वो क्या करते थे, पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया करते थे, है ना। इसके बाद हमने देखा कि जो जात की संख्या थी वह जितनी अधिक होती थी दरबार में, अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाया करती थी, यानी वेतन भी बढ़ जाता था। और फिर हमने अंत में देखा कि मनसबदार जो थे वो अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, और जागीर उसे वो कहते थे, और इख्ताओं के समान ही यह थी लगभग। लेकिन मनसबदार जो थे वो मुक्तियों से इस प्रकार से अलग थे, इक्तादारों से। वो अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और उन पर प्रशासन भी नहीं करते थे। इसके बाद में अगला शीर्षक है दोस्तों, जब्त और जमींदार। इसको समझते हैं दोस्तों। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व हुआ करता था। जो भी किसान की उपज होती उससे जो भी राजस्व मिलता वह मुगलों की आमदनी का एक प्रमुख साधन था, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो अधिकतर जगह थी ना, वहां पर जो किसान हुआ करते थे वह अपने सरदारों के माध्यम से राजस्व दिया करते थे, ठीक है ना। और जो बीच के होते थे, यानी जो मध्यस्थों का यहाँ पे जिक्र आ रहा है, वह चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर वो शक्तिशाली सरदार हो, है ना, मुगल एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, वो था जमींदार। दोस्तों अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, यहाँ पे उनका जिक्र आता है। उन्होंने 10 साल, समय था 1570 से 1580 के बीच का। यह जो 10 साल थे, इस समय के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था, और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व यानी कि कर, टैक्स निश्चित कर दिया जाता था। हर सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की यानी कि जो टैक्स रेट है उसकी अलग सूची उस समय बनाई गई थी। इसी व्यवस्था को जो है ना, जो टोडरमल ने करी थी 10 साल तक की, इसे जब्त कहा जाता था, ठीक है। आप समझ गए होंगे जब्त का अर्थ क्या होता है। शीर्षक हम कौन सा पढ़ रहे हैं, जब्त और जमींदार, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम इसे समराइज करने की कोशिश करें इस पैराग्राफ को, तो हम क्या कहेंगे, दो चीजें कहेंगे। पहली तो ये कि मुगलों की जो आमदनी थी उसका जो मुख्य स्रोत था दोस्तों, वह किसानों की उपज से मिलने वाला कर यानी कि राजस्व था, और किसानों द्वारा कुलीनों यानी जो मुखिया थे, सरदार, है ना, उनके माध्यम से, मध्यस्थों के माध्यम से दिया जाता था, और इन्हें कहा जाता था जमींदार। किसे, मुखिया या सरदार को। और दूसरा ये कि अकबर के जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल, उन्होंने 70 से 80, 1570 से 1580 की काल अवधि के बीच में कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया। प्रत्येक फसल पर उन्होंने कैश यानी कि नगद कर निश्चित कर दिया था, और जो सूबे थे, प्रांत थे, उसके राजस्व मंडल में उसको बांट दिया गया, और प्रत्येक फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची उस समय बनाई जाती थी। इसे ही क्या कहा जाता था, जब्त कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पर ये भी आप देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली हो गए थे दोस्तों कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में भी वह विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति का जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर दिया करते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को दोस्तों चुनौती दे दी। इसके बाद जिक्र आता है अकबरनामा और आईने
अकबरी का, है ना। चित्र में आप देख सकते हैं अबुल फजल से अकबर नामा लेते हुए महान अकबर। दोस्तों अकबर ने अपने एक करीबी मित्र यानी कि अपने करीब के एक दोस्त और दरबारी अबुल फजल को एक आदेश दिया, और वह आदेश क्या था? वह आदेश यह था कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखते। कौन? अबुल फजल। अब अबुल फजल ने इस इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा दोस्तों। कितनी जिल्दों में लिखा? 3 जिल्दों में लिखा, और इसका शीर्षक रख दिया अकबर नाम। जो पहली जिल्द थी उसमें अकबर के पूर्वजों का दोस्तों क्या है? बयान है, ठीक है। और जो दूसरी जिल्द है ना, उसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, और तीसरी जिल्द है आईन अकबरी, ठीक है। इसमें अकबर के प्रशासन का, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा हमें मिलता है। दोस्तों इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम कौन सा है? अलग अलग प्रकार की चीजें जैसे फसल, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अकबर की नीतियों के विषय में, नजर डालते हैं। तो दोस्तों इसे मैं आपको थोड़ा सा समराइज करके बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों अकबर की नीतियों का विस्तृत विवरण अबुल फजल की अकबरनामा से हमें मिलता है ना, विशेष रूप से हमें इससे प्राप्त होता है आईने अकबरी से, ठीक है। साम्राज्य जो था दोस्तों वो इस समय कई प्रांतों में बटा हुआ था। इनको हम कहते थे क्या? सूबा, ठीक है ना। और जो भी इस सूबे के प्रशासक थे वो कहलाते थे क्या? सूबेदार कहलाते थे, ठीक है ना, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का उस समय निर्वाह करते थे। इसके बाद में दोस्तों प्रत्येक प्रांत में एक दीवान भी था। दीवान का अर्थ होता है एक वित्तीय अधिकारी, है ना, यहाँ पर जिक्र है उसका। दीवान एक वित्तीय अधिकारी था जो वित्तादि का वो करता था, और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी, सदर यानी कि धार्मिक कार्यों का मंत्री, फौजदार जो कि सेना नायक हुआ करता था, ठीक है, और कोतवाल जो कि नगर का पुलिस अधिकारी था। इन सभी से क्या था? सहयोग प्राप्त था। दोस्तों अकबर ने अबुल फजल की मदद से सुलह कुल यानी कि हमेशा सर्वत्र शांति के विचार को अपनाया था, और इसका केंद्र बिंदु सच्चाई, न्याय और शांति पर इन्होंने बल दिया था, और उसी पर आधारित सभी धर्मों का जो है दोस्तों समान आदर करने वाली शासन दृष्टि को अपनाया था, ठीक है। इसके बाद में एक बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। तो मैं इसको पढ़कर आपके सामने रखता हूं शब्दशः। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का क्या मिल गया? खिताब मिल गया। दोस्तों नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति बहुत ही वफादार रहती थी, ठीक है ना, और समय समय पर जहांगीर को क्या देती थी? सहयोग देती थी। दोस्तों नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी कर दिए थे, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, और दूसरी ओर यह वाक्य लिखा था रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ, ठीक है। बाईं ओर दिया गया जो दस्तावेज है दोस्तों, यह चित्र आप देख पा रहे होंगे, यह नूरजहां द्वारा जारी किया गया एक आदेश है, एक फरमान है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चौकोर मोहर लगी हुई है, ठीक है ना। यह मोहर क्या बताती है? उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये हमने अभी जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव देखा, और इससे पहले कि हम इस पैराग्राफ को पढ़ें, मैं आपके सामने बाईं ओर ये जो मतांधता है इसको आपको समझाना चाहता हूं। इसका अर्थ होता है एक ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। इसे कहते हैं मत की अंधता यानी अंधा मत, ठीक है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा गया है अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन किया करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व को खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे दोस्तों, तब तक के साम्राज्य का कार्य जो था वो बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से चलता रहा। लेकिन जब 17वीं सदी के अंत की बात आती है ना, तो कई अभिजात जिनका जिक्र अभी हमने ऊपर पैराग्राफ में किया था, वह अपने स्वतंत्र ताने बाने उन्होंने बुन लिए, यानी स्वतंत्र होने लग गए, ठीक है ना। और साम्राज्य के प्रति उनकी जो वफादारी थी वो उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ने लग गई थी। फिर जिक्र आता है दोस्तों 1570 का, है ना। तो 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मण या जैसुइट पादरियों जो कि रोमन कैथोलिक थे, है ना,
और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू कर दी थी। और दोस्तों ये चर्चाएं कहाँ होती थी? इबादत खानों में होती थी, है ना, इबादत खाना में हुई। अकबर की जो इंटरेस्ट था, जो उसकी रुचि थी, वह विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में हुआ करती थी, है ना। अलग अलग धर्मों के बारे में वह जानने में रुचि रखता था, रीति रिवाज किस प्रकार के होते हैं इसमें भी उसकी रुचि देखने को मिलती है। दोस्तों विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर हुआ करते हैं और उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा कर देती हैं, यानी बंटवारा कर देती हैं। कट्टरपन जब धर्म में आ जाता है तो वह बंटवारे का कारण बनता है। यह बात अकबर के समझ में आ गई थी और यह अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर लेके चले गए। सहिष्णुता की शांति यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। इस चित्र को देखिए, इबादत खाने में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए बताया गया है। ये बॉक्स है, यहाँ पे बताया है सुलह-ए-कुल को। देखिए दोस्तों, अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार से वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वजनिक शांति यानी सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया है। दोस्तों इसके बाद दाईं ओर एक जानकारी दी गई है, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा गया है कि अकबर ने दोस्तों कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न करवाया था। इस उद्देश्य हेतु अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की थी, है ना। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया था। रज़्मनामा दोस्तों, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, उसमें महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन किया गया है। अब अगली हेडिंग है दोस्तों 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। तो मैं आपको इसके संबंध में बताता हूं। दोस्तों मुगल साम्राज्य आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में इस समय वृद्धि हो गई थी, है ना। वहीं दरिद्रता और सामाजिक असमानताएं भी यहाँ पर हमें साफ देखने को मिल जाया करती थी, ठीक है ना। यह हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है। आपकी इस किताब में जो पैराग्राफ है यहाँ पर बताया गया है कि वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि होती रही, है ना। और यहाँ पर हमें दरिद्रता भी हमें यहाँ देखने को मिलती थी। सामाजिक असमानताएं हमें यहाँ पर साफ दिखाई पड़ती थी। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया कि शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें क्या पता चलता है कि जो मनसबदार हुआ करते थे ना, जिनको उच्चतम पद उस समय प्राप्त था, अभी हमने देखा था 8000 में से 445 ही थे और मनसबदारों की छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के से अनुमानित राजस्व का 61.5% एवं स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। इसके बाद में दोस्तों आगे है कि कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या को ही 5.6% साम्राज्य का 61.5% वेतन दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपने केवल उनका जो वेतन का बड़ा भाग था वो वस्तुओं पर लगा दिया करते थे और इससे शिल्पकारों और किसानों का लाभ होता था। लेकिन राजस्व का जो भार था दोस्तों वह अधिक हो जाया करता था और इससे जो प्राथमिक उत्पादक थे जैसे किसान, शिल्पकार, उनके पास बहुत ही कम बचता था, ठीक है ना। महाजन और शिल्पकार व्यापारी जो थे वह ज्यादा लाभ उठाते थे, यह हमें पता चलता है यहाँ से, ठीक है ना। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के जो अंतिम वर्ष थे उसमें वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है ना। यहाँ पर एक उदाहरण भी संभवतः दिया हुआ है कि जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर यानी विनाश की ओर बढ़ते चली गई, वैसे वैसे अलग अलग क्षेत्र जो थे, विभिन्न क्षेत्र थे, उनके सम्राट के जो सेवक हुआ करते थे वह स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लग गए थे। कुछ लोगों ने तो इसमें नए वंश स्थापित कर लिए थे, है ना। हैदराबाद और अवध का यहाँ पे जिक्र आता है। ऐसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमा दिया। दिल्ली के जो मुगल सम्राट थे उसको स्वामी के रूप में मान्यता वो देते भी रहे, लेकिन 18वीं शताब्दी तक जो था दोस्तों साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान समय
बना चुके थे। 10वें अध्याय में दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में यह जो बॉक्स है इसे आप देखिए, इसका शीर्षक है राजा और रानियां, है ना। इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन ही संसार के अलग अलग भागों में, विभिन्न भागों में बहुत सारे महान राजा रानियां भी हुआ करते थे, है ना। इसमें जिक्र आता है दोस्तों ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान का। 1520 से 1566 के बीच की कहानी है और उसके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ, यह हमें यहाँ पे बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिए थे और मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा जो था वो ऑटोमन सत्ता को मानने लग गया था दोस्तों, है ना। सुलेमान जिसकी हम बात कर रहे हैं उसने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन भी किया था। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी क्या हो गई, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन हुआ, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद इस पैराग्राफ में आगे यह बताया गया है कि अरब सागर, है ना, अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दे दी और सम्राट को अल कानूनी यानी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में दोस्तों उस समय नियम और कानून बनाए गए थे और इन नियमों का या कानूनों का जो लक्ष्य था वह केवल एक था दोस्तों कि जो साम्राज्य बढ़ रहा था उसके विभिन्न क्षेत्रों में उसको जो है ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों या फिर उसका जो मानकीकरण है ना, वो हो, ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से क्या किया जा सके, बचाया जा सके, ठीक है ना। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में दोस्तों ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन होने लगा तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। इसके बाद में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में हमें बताने के लिए कहा जा रहा है ना। तो इस अध्याय में आप यह सब देख चुके हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब कुछ समझ में आया होगा, पूरा वीडियो, पूरा अध्याय समझ में आया होगा और मुझे यह भी उम्मीद है कि इस वीडियो की लिंक को आप जल्द ही शेयर करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।